coaching कि I scored more than 60 marks and got an exemption in EST. And yes, you are listening right. तो मैं आज एग्जैक्टली आपको यही बताने वाली हूँ कि EST में हम कैसे क्या पढ़ाई कर सकते हैं कि जिसमें हम स्कोर कर सकें। तो अगर आप CS प्रोफेशनल स्टूडेंट हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताऊँ ना तो मुझे भी लगता था कि EST जो है बिना कोचिंग के कैसे मैं पढ़ूंगी, क्या करूँगी, बट मुझे ऐसा लगता था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और मैं इसमें मतलब कर सकती हूँ अगर सेल्फ स्टडी से मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी तो येस आई कैन क्रैक दिस सब्जेक्ट EST। तो मैंने एक रिस्क लिया तो पर उसका मतलब सक्सेसफुल रहा एंड आई गॉट एग्जामिशन। तो जो चीज़ें मैंने मिस्टेक्स की, जो मुझे इस जर्नी में पता चला, तो आई एम शेयरिंग विद यू ताकि आपको हेल्प हो सके, राइट। पहली बात ये थी कि मुझे मतलब पहले से मेरा क्लियर था कि अगर मैं ये सब्जेक्ट उठा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मेरा क्लियर था कि एग्ज़ाम की पहली तक तो मुझे 4 रिवीजन इसका मस्ट है, मुझे चाहिए ही चाहिए। और फिर उसके बाद मुझे ये भी था कि मेरे नोट्स ऐसे बने होने चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे वैसे टाइम तो होता नहीं है, तो उसमें अगर मैं उठाऊँ तो मेरा पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए, क्योंकि इसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं, पूरा एक बार में पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है ना। तो इसी वजह मेन मुद्दे पे आते हैं गाइस। मेन मुद्दा ये था कि पढ़ाई कैसे करें। बुक ले ली, ये सब इतना दिमाग में भरा हुआ था। देन फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको मैं बताती हूँ मैंने कैसे किया। ओके, तो जो मैंने पहली चीज़ की, आई नो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट मुझे जो करना था वो ये था कि एक तो बुक इतनी ज़्यादा मोटी थी ना, तो मुझे लगा भाई इतना सारा मैं कैसे करूँगी। तो मैंने बुक को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब थोड़ा सा पतला हो गया ना तो अच्छा लग रहा है, राइट। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया, बुक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। दूसरी जो बात ये थी कि मैंने जो है ना कॉपी में इसका नोट्स अलग से नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे जो है मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दूर काफ़ी है, तो मुझे दूसरी जगह रह के एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मैंने जो है ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स हो जाती हैं, तो मैंने बुक्स में ही सारे स्टिकी नोट्स हाइलाइट्स कर लिए थे और सारे नोट्स मैंने बुक में ही बना रखे थे, जो उसके मेन पॉइंटर्स थे, ताकि मुझे उसी से इजी हो। और लास्ट मोमेंट पे बिना बुक देखे मेरे ऐसे घबराहट होती है कि एक बार तो बेचारे बुक को देख लूँ मैं, है ना। उसके बाद जो है मैंने ये काम किया कि मेरी यहाँ से मेन वो स्टार्ट होती है कि मैंने इंडेक्स मैपिंग पे शुरू किया। जो तीसरा काम किया मैंने वो इंडेक्स मैपिंग पे किया कि बहुत ज़रूरी है और मुझे तो लगता है आप सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि लिटरली इट हेल्प्स। तो अब इसके आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या किया था कि जो भी चैप्टर मुझे पढ़ना रहता था, मान लो सबसे ज़्यादा इसका वेटेज होता था पार्ट टू इसका था रिस्क मैनेजमेंट का। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले मैं एकदम घोल के एकदम पी गई। घोल के कैसे पी गई, जैसे कि अब हमारे पास डोरेमोन तो है नहीं, डोरेमोन तो अब इसका कोई गैजेट तो है नहीं कि ब्रेड में लगा के फिर उसको खाली लर्न हो गया, है ना। ऐसा नहीं किया मैंने किया कि उस चैप्टर जो उसका पार्ट 2 था उसको मतलब मेरा तो ये था कि इस पर हर एक पॉइंट मेरे एकदम जुबान पे होना चाहिए। तो वो मान लो उसका मैंने कुछ हाफ उसका टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे बिना उसको रिवाइज किए मैं हटती नहीं थी। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक चीज़ ये क्या है कि जब मैं पढ़ती थी, मान लो मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसमें फिर मैंने क्या किया कि वो चैप्टर जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, साथ साथ जैसे टॉपिक में रिस्क मैनेजमेंट का पढ़ रही हूँ, कोई एक टॉपिक उठा लिया, लाइक फ्रॉड का टॉपिक उठा लिया, तो जो हमारे स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया रहता है ना, इंडेक्स मैपिंग वहीं पे बनाते हैं, तो सारे कंटेंट स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दिया होता है। तो अगर मैंने फ्रॉड का टॉपिक पढ़ा तो मैंने उसकी जो मेन पॉइंटर्स थे वहाँ पे मैंने उसको लिख लिया। और फिर उसके बाद अब उस चैप्टर में जहाँ मुझे लग रहा है कि उसका एक निमोनिक बनाना चाहिए, तो मैंने उसको कोई निमोनिक फनी सा एकदम बना लिया, ठीक है। मैं आगे जब कोई और वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको शेयर करूंगी कि कैसे निमोनिक्स, ठीक है। तो मैंने फिर उससे वहाँ पे निमोनिक्स भी बना दिया। तो हर टॉपिक जैसे जैसे मैं चैप्टर 12 का पढ़ रही थी, मेरा इंडेक्स मैपिंग में उसके पॉइंटर्स भी तैयार होते जा रहे थे, और जो मुझे निमोनिक बनाना है
वो भी तैयार होता जा रहा था। तो मेरे लिए एक ईज़ी हो गया कि चैप्टर 12 मतलब चैप्टर जैसे रिस्क मैनेजमेंट का कंप्लीट हुआ, उसी के साथ-साथ मेरा इंडेक्स मैपिंग भी कंप्लीट हो गया। अब मैं डेली रिवाइज़ करती ही थी, तो वो भी हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर जो हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, अब उसमें मैंने क्या स्ट्रैटेजी की कि उसको पढ़ने के बाद पार्ट बी के मुझे जितने क्वेश्चन जहाँ से मिले, मैंने सारा उठा के उसी टाइम जो हमारे चैप्टर के पीछे दिए रहते हैं, उसको भी मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था टैक्समैन पढ़ने के लिए, तो टैक्समैन मैंने लिया था, उसने मुझे ऑनलाइन पीडीएफ सेंड कर दिया था। तो मैंने फिर मतलब कि पीडीएफ से चैप्टर 12 के जितने क्वेश्चंस थे वो सारे अटेम्प्ट कर लिए। अब मेरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया था, बट एक ही बचा रह गया था, वो था मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो मेरी बुक के पीछे के क्वेश्चंस हो गए, रिस्क मैनेजमेंट का टैक्समैन हो गया मेरा, ठीक है। और अब इसके बाद जो है मेरे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे पार्ट बी के, मैंने सारे उठा के कर डाले। अब मेरा पार्ट बी प्रॉपर कंप्लीट हो चुका था। इसी तरीके से फिर मैंने पार्ट बी किया, पार्ट ए किया। अब इसके बाद आते हैं कि मैंने किस तरीके से कौन से पार्ट को कब कैसे पढ़ा। तो इसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने पार्ट बी उठाया था रिस्क मैनेजमेंट का, उसके बाद मैंने पार्ट सी उठाया था, उसके बाद पार्ट ए। पार्ट बी अच्छे से हो गया था, वो तो एकदम घोल के पी लिया था, ऐसा वाला सीन था। पार्ट बी भी बहुत अच्छे से हो गया था, उसके जो ऐसे लग रहा था ना बहुत ज़्यादा बड़े ऐसे लग रहे थे, वो कैसे करेंगे, वो भी मैंने उसके नोट्स बना लिए थे बुक में, तो इसकी वजह से उसका जिस्ट एकदम शॉर्ट हो गया था, तो वो भी हो गया था। और पार्ट ए इजी था, इजी क्यों था, टॉपिक्स बहुत सारे थे, दिमाग एकदम दही हो चुकी थी मेरी तो। मैं तो यही परेशान थी कि यार कैसे इतना सारा करूँगी। बट जब मैंने उसके चैप्टर्स उठाने स्टार्ट किए ना यार, मतलब यकीन नहीं मानोगे पार्ट ए तुम्हारा कितना ईजिली हो जाएगा। तुमने एग्जीक्यूटिव में सारे कंपनी लॉ पढ़ा, सिक्योरिटी लॉ पढ़ा, राइट, तो उससे तुमको इतना ज़्यादा हेल्प होने वाला है, यू वॉन्ट बिलीव। क्योंकि इसमें तुम्हारे कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन दिए गए हैं, बीच बीच में यहाँ पे ऐसे सिस्टमेटिक नहीं दिया गया, बीच बीच में ऐसे उठा कर दे दिया गया। तो उसमें जो है तुमको कंपनीज एक्ट के मिल जाएंगे, सेबी एलओडीआर के मिल जाएंगे, और इसमें के और चैप्टर्स है जैसे कि तुम्हारा इंश्योरेंस। ये मुझे बहुत थोड़ा सा पकाऊ चैप्टर लगता था, बट हाँ इसमें से ICICI का कोई भरोसा नहीं है ना कि वो कब कौन सा क्वेश्चन देते, तो फिर पढ़ना तो भाई सारे पढ़ना। तो मैंने बुक्स में ही, और जो मुझे ऐसा लग रहा था कि बुक्स में जगह नहीं बन सकता है, मैं पेज फाड़ के फिर उसमें नोट्स बना के बुक में रख के और डेली मैं ऐसे रिवाइज कर लेती थी। तो उसमें जो कंपनीज एक्ट वगैरह के, तो वो तो ऐसे थे कि बुक में से बिखरे से मिलेंगे, वहाँ पे आप जो है स्टिकी नोट्स बना के कर सकते हो, वहाँ पे ही नोट्स बना लो, या फिर आपको जैसे सुटेबल लगे नोट्स बना लो, और एकदम उसको सुबह उठो ना तो एटलीस्ट तुम आधे घंटे तो सोच के चलो कि जितना मैंने किया है ना सारा रिवाइज किया, जब तक जो निमोनिक्स बनाए मैंने शॉर्ट चीज़ें बनाई हैं लर्न करने के लिए, वो तो मुझे रिवाइज करना, तुम्हारी टिप्स पे होना चाहिए। आई नो मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ ना, बट कोई ना, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे कि ESG में चैप्टर 2 है, ESG में चैप्टर 2 है ना, मैंने ये देखो ऐसे नोट्स बना लिए थे, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है ना, ऐसे नोट्स बना लिए थे मैंने। और फिर ये देखो उसमें जो बोर्ड इफेक्टिवनेस वाले चैप्टर है उसमें मैंने स्टिकी नोट्स ऐसे बना लिए थे। ये जो क्वेश्चन मैंने बोला था ना लास्ट में करने के, ये जो ऐसे क्वेश्चंस है, तो इसको मैं जो है इसका आंसर ऐसे सॉल्व करके ये देखो ऐसे करना, समझ रहे हो। अब जैसे कि चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 इसमें ये जो मीटिंग वाला सेक्टर वो पार्ट है ना, एसएस वाला पार्ट है, इसको ये देखो मैंने इसे साइड में कर लिया था क्लैरिटी के लिए। ये देखो ऐसे मुझे इजी हो गया था। तो ओवरऑल मतलब पार्ट ए तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, बस तुमको एक बार क्या है तुम दिमाग लगा के जब भी तुम कोई चैप्टर उठाओ उसको अपने हिसाब से उसका नोट्स बनाओ। एक बार टाइम लगेगा पर लिटरली तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, तो ये तो तुमको करना है। ओके तो अभी तक मैंने टैक्समैन वाला आपको बता दिया कि मैंने उसको रेफर किया था, निमोनिक्स बनाए थे
और मैं आपको निमोनिक्स जो है ना शेयर कर सकती हूँ, जस्ट टेल मी इन द कमेंट, ओके। और मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तो ये बात हो गई, ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब उसके बाद मुझे भी तो अपडेट वगैरह सारा चाहिए होता था, तो मैं जो है मैराथन अटेंड करती थी। जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था वो मैं यूट्यूब पर करती थी। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने किसका, मतलब ESG का मैंने देखा था, GD सलूजा सर का मैराथन मैंने वो किया था, और चिराग चौधरी सर का किया था, इन दोनों का। तो बहुत मेरा अच्छे से कवर हो गया था, एकदम सब कुछ कवर हो गया था। और रही बात अमेंडमेंट्स, तो वो ICSI सप्लीमेंट देता ही है, वो बहुत ईजी होता है, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो वैसे ही मैं पढ़ के वो कवर हो जाता था, पर सर जो है करवाते थे तो मेरा उससे भी हो जाता था, राइट। अब इसके बाद जो है एग्ज़ाम टाइम में मैं टेस्ट कैसे देती थी, ये सारे क्वेश्चन वगैरह तो सॉल्व कर लिया है ना। और इसको मैंने सिर्फ एक बार नहीं किया था, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने कई बार देखा था, और टैक्समैन को भी किया था। और फिर टेस्ट के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन किया था, जैसे अनूप जैन सर का, इनका व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे एग्जाम टाइम में आता है ना, तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे वो टेस्ट वगैरह करवाते रहते थे। उसमें क्या होता था कि जो कुछ ही घंटे में करके दे देगा, सबसे पहले करे टॉप 5 टॉप 10 को जो पहले दे दे, उनकी कॉपीज चेक हो जाती थी। तो मैंने तो वैसे किया था, मेरी कॉपीज चेक हो जाती थी और पता चल जाता था कि हाँ कहाँ मिस्टेक है ना। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, अगर क्योंकि थोड़ा सा स्पीड का पता चलता है ना, इसकी वजह से। अब इसके साथ क्या था कि डेली जो है तुमको टाइम तो देना पड़ेगा। ESG का मान लो तुमने कोई भी चैप्टर उठाया, अगर वो तुम्हारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, तुमने सब करके एकदम खलास कर दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे बिना उसके रिवाइज के दूसरा चैप्टर उठा मत लियो, क्योंकि नहीं तो पता है दिमाग में इतनी सारी मतलब हो जाती है ना, वैसे ही सब गायब होता जा रहा है, दिमाग ऐसा लग रहा है पता नहीं। फिर उसके बाद जो है जब तक उसको ऐसे रिवाइज करते रहोगे ना, तुम भूलोगे नहीं, तो तुम्हारे फिर एक बार ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुमको लगेगा हो याद तो है, मुझे याद तो है। तो इसी वजह से उसको डेली पे तुम रिवाइज करोगे, तुम्हारे दिमाग में फीड रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या बोलूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने 4 रिवीजन, मेरे 4 तो हुए ही थे, उससे ज़्यादा ही हुए होंगे, पर 4 से कम नहीं थे मेरे। तो जो भी टाइम है एकदम मन लगा के यार पढ़ो, निकल जाएगा लिटरली। अब मैंने सही में कह रही हूँ, कोचिंग नहीं ली थी मैंने, सेल्फ स्टडी थी, और तुम भी कर सकते हो। और अगर कोचिंग की ज़रूरत है तुम उसको पक्का ले सकते हो, क्योंकि तुमको गाइडेंस भी अच्छे से मिल जाएगी ना, कि चीज़ें सिस्टमेटिक रहेगी। और अगर कोचिंग नहीं भी ली है तो आई एम हियर टू हेल्प यू, राइट। अब लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ESG की, तो मुझे ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन में फंस जाओ ना, या फिर कोई चीज़ ऐसे डाउट है, क्या कैसे पढ़े, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, एकदम दिमाग में दही हो जाता है। तो फिर लगता था कोई हो जो बता सके। तो दैट आई एम टेलिंग यू कि अगर ESG में कोई भी डाउट है तो आई एम हियर टू हेल्प यू। जस्ट जो भी तुम्हारे डाउट्स है, जैसे भी तुम्हारे डाउट है, तुम जो है कमेंट में करना, आई विल रिप्लाई, ओके। एंड डेफिनेटली इट्स माय प्रॉमिस कि आई विल रिप्लाई। तुमको कुछ किसी भी तरीके की गाइडेंस होगी ना, आई विल हेल्प यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब उस चीज़ पे गाइड कर देना तो बहुत हेल्प हो जाता है। सो येस, आई विल बी देयर, यू जस्ट राइट इन द कमेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट ESG। हाँ, अगर कुछ मेरा बताने में ऐसे छूट गया हो जो लग रहा है कि तुमको मुझे कवर करना चाहिए था, वो भी कमेंट में बताओ, क्योंकि एज अ CS प्रोफेशनल प्रॉपर गाइडेंस और जो भी चीज़ें डाउट हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। और भी जितनी इंफॉर्मेशन है सबके लिए अगर जानना है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS डायरीज विद अनीता, डोंट फॉरगेट, राइट। सो टेक केयर। और अगर कोई भी डाउट है, अगेन आई एम सेइंग यू, कोई भी अगर ESG से रिलेटेड हेल्प चाहिए, जस्ट टेल मी इन द कमेंट, ओके, आई विल बी देयर। बाय बाय।